अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुलाम मुर्तजा, मोहम्मद वकास, मैं हूं रुखसार हसन। मैं हूं गुलजार अहमद। आप देख रहे हैं GM ऑथेंटिक रिएक्शन यूट्यूब चैनल। आप सभी दोस्तों का मेरे इस चैनल पर स्वागत है। अगर आप देखना चाहते हैं ऑथेंटिक रिएक्शन वीडियोस तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। उम्मीद करता हूं कि तमाम दोस्त खैर ऑफिस होंगे। दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, यूं ही हंसते मुस्कुराते रहें। आज हम जिस वीडियो पे रिएक्शन दे रहे हैं उस वीडियो का टाइटल है 2122 इंडिया इन 100 years इकोनॉमी डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर फ्यूचर इंडिया GDP। तो ये जी 2122 मतलब कि 100 साल जो है ना, उसके बाद इंडिया की GDP क्या होगी। तो जो इस पर वीडियो चली, सबसे पहले वीडियो देखते हैं, फिर देते हैं अपना ऑथेंटिक रिएक्शन। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। तो अभी 2 दिन पहले हमने एक वीडियो बनाई थी जिसमें हमने बात किया था कि क्या इंडिया 2025 तक $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन सकता है। ये 5 ट्रिलियन का आंकड़ा हमारे साथ ऐसे चिपका है मानो जिस दिन हमने ये 5 ट्रिलियन का आंकड़ा क्रॉस किया उस दिन जैसे एक नए भारत का जन्म होगा। लेकिन अगर आपने ध्यान दिया हो तो जन्म ऑलरेडी होने लगा है। किस चीज का? वेस्टर्न वर्ल्ड के बाद अब यहाँ एशिया के नए सुपर पावर बनने का। मानो या ना मानो, फ्यूचर एशियाई कंट्रीज का ही है, जहां इन कंट्रीज ने हिस्ट्री में जो अपना पावरफुल स्टेटस खो दिया था ये उसे वापस से लेने लगेंगी और इंडिया उन्हीं में से एक होगा। कहाँ होगा इंडिया आज से लगभग 100 साल बाद? शायद कोई नहीं जानता, पर आज जानने की कोशिश तो कर सकते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक, आप देख रहे हैं इट्स इनक्रेडिबल फॉर यू। तो आइए शुरू करते हैं। नाउ सबसे पहली चीज उसी से शुरुआत करते हैं जिसको मैंने सबसे पहले इस वीडियो में पकड़ा था, यानी कि इकोनॉमी। $5 ट्रिलियन की बात कर रहे थे हम लोग और कंफ्यूज थे कि कब तक हम इसे अचीव कर पाएंगे। टेंशन लेने वाली बात नहीं है, हमें 100 साल तो इसके लिए नहीं लगने वाले हैं। इसी डिकेड के अंदर यानी 2030 से पहले इंडिया $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी के इस मार्क को पार कर जाएगा। नाउ अब अगर आप मुझसे बोलोगे कि इकोनॉमी का प्रेडिक्शन करके बताओ कि 100 साल बाद कितनी होगी, तो ये बहुत मुश्किल है। इकोनॉमी का प्रेडिक्शन करना इसलिए भी मुश्किल है क्योंकि देश में कुछ भी लफड़ा होता है तो सबसे पहले उसकी मार इकोनॉमी पे ही पड़ती है, जैसा हमने कोरोना में भी देखा। लेकिन हाँ, 2050 तक ट्रिपल P यानी परचेजिंग पावर पैरिटी GDP इंडिया की $43 ट्रिलियन को क्रॉस कर जाएगी। ये अमेरिका से ज्यादा होगी उस वक्त। शायद चाइना इसमें हमसे आगे रहेगा। पर कैपिटा इंडिया की इंक्रीज होगी, लेकिन क्या इंडिया 100 साल में चाइना को पीछे छोड़ देगा? देखो, झुनझुन वाला सर तो बोल रहे हैं कि 25 साल में ही छोड़ देगा, लेकिन शायद हाँ, क्योंकि इस वक्त इंडिया के अंदर एक अच्छा खासा ग्रो करता हुआ मार्केट है। थैंक गॉड टिकटॉक बैन हो गया, जिस वजह से अच्छे खासे ग्रो करते हुए रियल बिजनेसेस हैं। और इंडिया एक बहुत ही यंग नेशन है जो इंडिया के लिए सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है, क्योंकि ह्यूमन रिसोर्स इंडिया के पास बहुत ज्यादा है। हाँ, शायद आज भी हमें उसमें से मैक्सिमम पॉपुलेशन को स्किल देने की जरूरत है, लेकिन एटलीस्ट हमारे पास यंग पॉपुलेशन तो है। और यही चीज इंडिया की बड़ी मार्केट, इंडिया की बड़ी यंग पॉपुलेशन इंडिया का सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। लेकिन इसके साथ साथ एक और पॉइंट होता है जो कंट्री उसकी इकोनॉमी के लिए उतना ही इंपॉर्टेंट होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर। काफी बारी मैंने वीडियोस में बोला है कि किस तरह से एक देश का इंफ्रास्ट्रक्चर उसकी इकोनॉमी को बेहतर बना सकता है। और क्या इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर आज मौजूदा ऐसा है कि हम उससे सेटिस्फाई हो सके? नहीं। क्या 100 साल बाद अच्छा होगा? ऐसा होगा कि हम सेटिस्फाई हो पाए? बिल्कुल हाँ। इंडिया उस ट्रैक पर चल चुका है जहां देश में इंफ्रास्ट्रक्चर को काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जा रही है। कितने एक्सप्रेसवेज इंडिया में बन रहे हैं, कितनी सारी रोड्स बन रही हैं, कितने एयरपोर्ट्स बन रहे हैं, स्मार्ट सिटीज पे काम हो रहा है। देश के अंदर ही नहीं, देश के बाहर जाने वाले सामान यानी एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड बिजनेसेस को फायदा पहुंचाने के लिए सागरमाला, फ्रेट कॉरिडोर जैसे प्रोजेक्ट तैयार हो रहे हैं। नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन जो गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है उस पे काम हो रहा है। ये सब वो प्रोजेक्ट्स हैं जो तैयार होने में समय जरूर लेंगे, लेकिन एटलीस्ट इंडिया को वो बेस दे देंगे जो हमें ग्रो करने के लिए चाहिए, जिसकी हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत पहले से जरूरत थी। रोड्स के साथ साथ इंडिया जैसे नेशन के लिए रेलवे भी कनेक्टिविटी का एक बहुत बड़ा साधन है और इंडिया कोशिश कर रहा है कि उसको भी टाइम के साथ इंप्रूव किया जाए। हम शायद थोड़ा लेट जरूर है बाकी कंट्रीज से, जहां बहुत सी कंट्रीज में आज हाई स्पीड रेलवे है। ओवरऑल रेलवे का सिस्टम बेहतर है। ये बोला जाता है कि इंडिया काफी बड़ा नेशन है तो रेलवे को मैनेज करना उतना ही मुश्किल है, जो शायद एक्सेप्टेबल है,
लेकिन चाइना भी एक काफी बड़ा नेशन है, अमेरिका की भी काफी बड़ी रेलवे है, लेकिन इंडिया की रेलवे के साथ एक स्टीरियोटिपिकल इमेज जुड़ी है, जिसके लिए मैं बोलूंगा कि शायद वो बिल्कुल गलत भी नहीं है, क्योंकि इंडियन रेलवे के हालात ऐसे ही थे। स्टेशन पर कूड़ा कचरा, ट्रेन 12-12, 24-24 घंटे लेट। लेकिन क्या अब सब सही हो गया है? शायद नहीं, हाँ, लेकिन इम्प्रूवमेंट जरूर है और धीरे धीरे ही होगा। आज इंडिया के बदलते स्टेशन नए इंडिया की तस्वीर सामने रख रहे हैं। इंडिया में फैलता हुआ मॉडर्न मेट्रो सिस्टम, कुछ राज्यों में बन रहा सेमी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर, इंडिया में बन रहा हाई स्पीड बुलेट ट्रेन कॉरिडोर इंडिया की रेलवे को फ्यूचर में काफी आगे लेके जाएगा। 2026 या 2027 में आपको इंडिया में पहली बुलेट ट्रेन चलती हुई दिख जाएगी, जिसके बाद इस हाई स्पीड रेल का एक्सपेंशन धीरे धीरे पूरे इंडिया में शुरुआत में मेजर सिटीज यानी जो बड़ी इंपॉर्टेंट सिटीज है इंडिया की, उनको कनेक्ट करने के लिए कर दिया जाएगा। 100 साल बाद क्या होगा? शायद इंडिया में बहुत बड़े लेवल पे हाई स्पीड ट्रेन होगी, अगर सच में बुलेट ट्रेन इंडिया में सक्सेसफुल रही तो। खैर, बुलेट ट्रेन इंडिया में सक्सेसफुल रहेगी, उम्मीद तो है, लेकिन अभी एक ऐसी चीज है जो कि इंडिया में बहुत सक्सेसफुल रही है, टेक्नोलॉजी यानी आईटी। इंडिया में जब से इकोनॉमी का लिबरलाइजेशन हुआ था, तब से ही इंडिया ने खुद को इस फील्ड में बहुत बड़ा प्लेयर साबित किया है। हाँ, इंडिया ने बहुत बलिदान दिया है आईटी में, कई एम्प्लॉयज ने रातों की नींद का बलिदान दिया है, कईयों ने अपनी छुट्टियों का बलिदान दिया है, लेकिन इंडिया इसमें एक बहुत बड़ा प्लेयर उभर करके सामने आया है। और इसमें कोई शक नहीं है कि अगले 100 साल भी नहीं, अगले 40-50 सालों में ही इंडिया इस पूरी मार्केट को खुद से लीड करने लगेगा। अगला सिलिकॉन वैली इंडिया में ही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्लाउड, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, साइबर सिक्योरिटी, इनके इन्वेस्टमेंट के बढ़ने के साथ साथ इंडिया में इन सब का फ्यूचर में काफी बड़ा बिजनेस पोटेंशियल है। और हाथों में आई इस टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा फायदा पता है क्या है? कि आज कोई भी अपने हाथ में एक लैपटॉप में और मोबाइल में मौजूद इस टेक्नोलॉजी की मदद से दुनिया भर से जुड़कर अपना डायरेक्ट कंट्रीब्यूशन देश की इकोनॉमी में दे सकता है, साथ ही खुद को ग्रो कर सकता है। कितने एंटरप्रेन्योर्स हैं आज जिनको टेक्नोलॉजी, सोशल मीडिया ने छोटे मोटे नहीं बल्कि लाखों करोड़ों की बिजनेस अपॉर्चुनिटीज दी है। लेकिन इन सब के लिए, जैसा मैंने शुरुआत में कहा, कि इंडिया के पास पॉपुलेशन तो बहुत है, अगले 100 सालों तक ये बढ़ती नहीं रहेगी, वैसे काफी टाइम बाद ही कम हो जाएगी, लेकिन क्या इनमें स्किल है, क्या एजुकेशन है? सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क। आज के समय में इंडिया में लिटरेसी रेट 77% है, यानी हर 100 में से 77 लोग पढ़ना या लिखना जानते हैं। आप ये आर्टिकल चेक करो जिसमें गवर्नमेंट का मन है कि 2030 तक इंडिया में 100% लिटरेसी रेट अचीव करना है, लेकिन अब कितना पॉसिबल है ये सवाल है। खैर, वीडियो में हम लोग 100 सालों के बाद की बात करें तो फिर तो तब तक मैं आंखें बंद करके ही बोल सकता हूँ कि हाँ, तब तक तो 100% हो ही जाएगा। लेकिन देखते हैं कि क्या 2030 तक गवर्नमेंट जिसको अचीव करना चाहती है, क्या इसको अचीव कर पाती है। इसके अलावा एक और चीज है जिसके बारे में शायद हमें बात करना जरूरी है, जो कि है पोल्यूशन। इंडिया इस वक्त एक अच्छा खासा पोल्यूटेड नेशन है और ये वो चीज है जिसमें प्राउड लेने वाली बात तो है नहीं, लेकिन आखिर इंडिया का फिर फ्यूचर में क्या होगा? देखो, फ्यूचर में लगता है कि चीजें बेहतर ही होंगी, क्योंकि इंडिया में धीरे धीरे व्हीकल से होने वाले पोल्यूशन को खत्म करने के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ हम लोग टिल्ट कर रहे हैं। साथ ही फॉसिल फ्यूल्स जलने से जो पोल्यूशन होता है अभी भी और फ्यूचर में भी, हम लोग बहुत हद तक शिफ्ट हो जाएंगे क्लीन एनर्जी की तरफ, जिसमें सोलर पैनल्स, विंड टर्बाइन, इनको इस्तेमाल में लेंगे एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए। इंडिया में वैसे होता हुआ कंस्ट्रक्शन भी डर्ट, मिट्टी, धूल वगैरह पोल्यूशन में बहुत हद तक कंट्रीब्यूट करता है। जो रूरल एरियाज है वहां पर जो कुकिंग फ्यूल यूज होता है, जैसे कि काउ डंग हो गया या नॉर्मली जैसे वुड यानी कि लकड़ियां यूज होती हैं, ये भी कंट्रीब्यूट करते हैं पोल्यूशन में, जिसमें अभी गवर्नमेंट फ्यूल के लिए रूरल एरियाज में भी एलपीजी यानी जो गैस सिलेंडर्स होते हैं उन्हें पहुंचा रही है। धूल धक्कड़ वाली जगहों पर भी अगर आसपास में पानी डाल दिया जाए तो धूल कम उड़ती है। खैर, कोशिश तो है, थोड़ा थोड़ा करके हम लोग कंट्री से फ्यूचर में पोल्यूशन को खत्म करेंगे, क्योंकि ये अब ऑप्शनल नहीं है, नेसेसिटी बन चुका है। और आखिर में बात करेंगे हम लोग हमारी स्पेस एजेंसी इसरो के बारे में। तो 100 साल बहुत लंबा पीरियड है इसरो के लिए कुछ प्रोडिक्ट करने का। इंडिया का स्पेस स्टेशन तो शायद आपको देखने को मिल ही जाएगा उस समय तक, यानी अगर स्पेस स्टेशन होगा तो इंडिया के अंतरिक्ष यात्री भी स्पेस में जा रहे होंगे। लेकिन मैं तो खासकर इस चीज पे इंटरेस्टेड रहूंगा कि फ्यूचर में इसरो के अलावा प्राइवेट प्लेयर्स इंडिया में कैसे स्पेस के फील्ड में एंट्री करते हैं। स्पेसएक्स आज काफी सक्सेसफुल है, साथ ही इसने ये प्रूव किया है कि प्राइवेट सेक्टर स्पेस में आ सकता है। तो क्या अगले 100 सालों में इंडिया में भी कोई स्पेसएक्स होगी, कोई ऐसी प्राइवेट स्पेस ऑर्गेनाइजेशन जो कि कम खर्च में स्पेस में अपने मिशंस पूरे करेगी? हाँ, हो सकती है शायद। तब तक खैर इसरो काफी जगहों तक पहुंच चुका होगा, जिसमें वीनस, जुपिटर, सैटर्न, एक मून है जुपिटर का यूरोपा, वहां पे ये सब जगहों पर इसरो जा चुका होगा। और इसरो के थ्रू शायद नहीं, लेकिन ह्यूमन मार्स तक भी जरूर जा चुके होंगे। और मोस्ट प्रोबेबली क्या पता मार्स में उस समय इंटरनेट हो, तब तक अगर यूट्यूब रहा
और मेरा चैनल सही सलामत रहा तो कोई इस वीडियो को 100 साल बाद मार्स से ही देख रहा हो। तो खैर पॉसिबिलिटी इनफाइनाइट्स है, जिसमें एक ये भी है कि वीडियो एग्जैक्टली बिल्कुल सही हो, एक ये भी है कि चीजें फ्यूचर में वैसी हो ही ना जैसे हमने प्रेडिक्ट किया है। वैसे आप 100 साल बाद इंडिया को कैसा देखना चाहते हैं? आप लोगों ने इंडिया के बारे में क्या सोचा है मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलूंगा आपसे एक और नए इंटरेस्टिंग टॉपिक की एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अलविदा। जी बिल्कुल, भाई साहब ने बड़ा ही अच्छा प्रिडिक्ट किया है कि भाई अगर तो 100 साल तक ये मेरा YouTube चैनल या YouTube रही तो फिर शायद के चांद पर जाकर लोग ये वीडियो देख रहे होंगे। तो उन्होंने ये बात जो की है ये बड़ी अच्छी उन्होंने की है कि भाई 100 साल तक अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। लेकिन उन्होंने ये भी एक मुस्बत जो बात की है, पॉजिटिव ये की है कि भाई इंडिया जो है ना वो उस राह पर चल पड़ा है कि 100 साल तक भाई वो ये सारे जो टारगेट हैं ये अचीव कर लेगा। सबसे पहली जो बात उन्होंने की वो ये कि भाई जो भी मुल्क होता है, ये बात वो कह रहे थे 2122, अब 2000 मतलब कि 2022 है, 100 साल बाद 2122 तक कि इंडिया कहाँ तक पहुंचेगा। तो उन्होंने ये नहीं कहा कि भाई इंडिया ये कर लेगा, ये कर लेगा, ये कर लेगा, ये बड़ी उन्होंने पॉजिटिव बात की। उन्होंने कहा कि भाई इंडिया जो है काफ़ी जो उनके मतलब इश्यूज है ना उनके वो राह पर चल पड़ा है। तो हो सकता है कि 100 साल बाद भाई वो ये सारी जो टारगेट हैं वो अचीव कर लेगा। भाई मुर्तजा आईटी के बारे में बहुत शोर है इंडिया भाई में। आईटी में भाई तो वो कमाल किया हुआ है भाई। ये बात हकीकत है कि आईटी में वो बहुत आगे हैं, बहुत ज्यादा डेवलपमेंट की है, ज्यादा कामयाबी उनको मिली है। ज्यादा सारे कामयाबी। ये देख लें कि जो भी अब ये गूगल है, यूट्यूब है, या इन सारों के भाई पीछे उनका CEO जितना भी है वो इंडियन है भाई। ये सारे देख लें। भाई टिकटॉक पर इंडिया में क्यों पहुंच है ये भी सवाल। पाकिस्तान में भी क्योंकि वो पाकिस्तान में असल में ना कोई ना कोई टिकटॉक एक तो चाइनीज ऐप है जो उनके मतलब कि थे ना आपस में जो कॉन्फ्लिक्ट्स थे या थोड़ा बहुत जो उसकी वजह से उन्होंने बैन किया। नहीं, ऐसी कोई उसकी बात नहीं एक ये भी है वजह यार। मेरी बात दूसरी- सुनो, 2 दिनों की बात है, वजीर खारजा गया इंडिया में, कोई ऐसी बात वो तो नहीं। सरप्राइज है ना, वो पहले से डिसाइडेड टूर नहीं था। क्या जो मैं आपको बता पाकिस्तान रहा में भी ये बैन होनी चाहिए मेरे टिकटॉक? ख्याल में बैन है पाकिस्तान में भी मेरे नहीं, ख्याल में। चलती है हूं। यार। नहीं, 2-3 दफा बैन हुई है। जो फाशी हो रही है ना सबसे ज्यादा वो टिकटॉक से हो रही है। भाई ऐसी ऐसी ऐप को ये देख लें बैन कि- करना चाहिए। कि इंडिया वाले भाई उन्होंने जो मेन उन्होंने बताया ना वो ये बताया कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ना मेन जो उनका है 100 साल बाद ये सारे टारगेट अचीव करने के लिए उन्होंने मेन जो बताया वो बताया कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो रोड्स हैं एक शहर से दूसरे शहर तक, ट्रेन के बारे में बताया उन लोगों ने। रेलवे जो ट्रैक हैं या रोड्स हैं, एक्सप्रेस वेज हैं, हाईवेज हैं, ये वो चीज़ें हैं कि जिससे भाई जो मुल्क की इकॉनमी है वो बेहतर होती है। लोगों के दरमियान राब्ते जो है ना वो बेहतर हो जाते हैं। वो जो फासले कितने कितने दिन या घंटे लग जाया करते थे अब वो थोड़े ही वक्त में वो फासले तय हो जाते हैं। तो मंडियों में जाना आसान हो जाता है। लिटरेसी रेट कोई में भी- बता रहे थे कि अभी मतलब जो इंडिया में लिटरेसी रेट है वो 77% है, लेकिन वो कह रहे थे हम 2030 तक हम ये स्ट्रगल कर रहे हैं कि हम लिटरेसी रेट जो नहीं, वो ये 100% यार तक मेरी तक है। रुखसार रुखसार भाई ये भाई, बातें 100% कर रहे हैं। वो तो बड़ी मुश्किल है, बहुत काम मुश्किल है। है, यार, बहुत मुश्किल है। लेकिन अभी भी अगर उनका 77% है तो ये काफी भी बहुत ज्यादा। ज्यादा है। यार मुझे नहीं लगता इतना ये भी बहुत- हो भाई। नहीं भाई वहाँ पर ठीक है, एजुकेशन मान लेता Education हूँ, बहुत काफी ज्यादा है लोग वहाँ पढ़े पर। लिखे, ये जो लेकिन education वो इतना तो आप नहीं अभी है। गूगल कर ले पता चल जाएगा इंडिया में लिटरेसी हाँ, रेट कितना है। वो- वो वो- तो वो- ये इजी आता है, ऐसा कोई मसला नहीं होता। लेकिन ये देख लें कि उन्होंने अपना टारगेट सेट किया है कि 100 साल बाद इंडिया कहाँ पर खड़ा होगा। रुखसार भाई उन्होंने उनकी सोच तो टारगेट अच्छी है। बनाया है, ये देख लें उन्होंने टारगेट बनाया है भाई मर्तज़ा- अमेरिका और चाइना को। उन्होंने ये ठान लिया है कि भाई हमने चाइना और अमेरिका को शिकस्त देकर नहीं, भाई चाइना का आगे ही निकलेंगे। रहेगा। वो खुद भी बोल रहा था भी चाइना लेकिन उन्होंने हमसे टारगेट आगे- किया हुआ है, वो बता रहे हैं कि भाई अमेरिका को तो हम जल्दी यार, पीछे छोड़ एक जाएंगे, बात मैं तो बड़ी- चाइना हमारे साथ साथ रहेगा, वो बहुत कब उसको छोड़ते हैं पीछे। बहुत अजीब बात है मुझे लगती है कि हर मुल्क के लिए सुपर पावर बनने की कोशिश कर रहा है। बहुत अच्छी बात है, अच्छी बात है 200 यार। मुल्क है अपना इस दुनिया तो में। भाई ये अच्छी और बात है हर ना। मुल्क की यही ख्वाब कोशिश है। करनी चाहिए यार ये अच्छी बात है, ये कोई नेगेटिव बात नहीं, अच्छी बात है। अच्छी बात रुखसार है। भाई अपने आप मिसाल ले लें, आप भी चाहते हैं कि एक दूसरे से हम अच्छे ही हों।
हमारा ये बात फ्यूचर एक अच्छा होता है हो, कि हमारा कैरियर अच्छा मेरी हो। बात सुन, एक होता है कि भाई एक दूसरे की मुखालफत करना और टांगे खींचना और उसको कहना कि ये आगे ना जाए, ये नहीं है। ये आप अच्छी जो बातें होती है ना, पॉजिटिव बातें, उसमें भाई आप मुकाबला करें और आगे निकलने की कोशिश करें, ये अच्छी बात होती है। अगर आप देख रहे हैं ना, अगर आप लिटरेसी में, तालीम में आगे जाना चाहते हैं तो भाई आप कोशिश करें कि हम हर मुल्क से आपकी जो लिटरेसी रेट है भाई वो बेहतर हो जाए। अगर आप देखते हैं कि भाई इंफ्रास्ट्रक्चर जो है इसमें हमारा जो मुल्क है वो भाई दूसरे मुल्कों से बेहतर हो जाए, हम ये हर बंदे, ये आप अगर घरेलू जिंदगी में ले लें, हर बंदा, हम नहीं चाहते कि यार मैं भी जनाब ये करूं वो करूं और अपने जो इकानमी है, हमारे घर का जो बजट है उसको बेहतर करूं, भाई मैं अपना कारोबार सेट करूं और मैं जनाब आगे निकलूं। इसी तरह। ये तो हर बंदे का गोल होता है कि भाई मैं सबसे आगे निकलूं और कोशिश करनी चाहिए। रुखसार भाई को पता होगा कि जब कोई बंदा किसी भी जॉब के लिए अप्लाई करता है या किसी भी टेस्ट के लिए अप्लाई करता है तो कितने लोग होते हैं, बहुत कंपटीशन। तो हर बंदे का यही दिल होता है ना, भाई मैं सिलेक्ट हो जाऊंगा, मैं आगे निकल जाऊंगा। तो अगर हम सोच रहे हैं कि हम नहीं निकल सकते तो बंदा वो कुछ नहीं कर सकता। अभी पाकिस्तान में FIA की सीट्स थी 1000, आपको पता है एप्लीकेशन कितने थे? 15 लाख एप्लीकेशन थी। आप 1000 15 लाख सीट। इसी उम्मीद पर है ना कि भाई मैं सिलेक्ट हो जाऊंगा। हाँ, तो कोशिश तो करनी चाहिए ना अच्छे होने की। भाई मुर्तजा आलूदगी के बारे में बोल रहे थे भाई, बिजा आपको यानी कि मिट्टी वगैरह यानी कि आलूदगी फैलाने हाँ, ये वाली pollution आप जो है। जो है ना पानी पूनी, वो बहुत उनकी अच्छी बात है, भी पानी फेंक देना चाहिए उससे असल में ना पोल्यूशन, मैं तो केमिस्ट्री पढ़ा, मुझे थोड़ा बहुत इसका नॉलेज है कि पोल्यूशन जो है एक किस्म की नहीं है। सबसे खतरनाक जो पोल्यूशन है वो हवाई पोल्यूशन है। जब हवाई पोल्यूशन होती है जिसमें हमारे नाइट्रोजन ऑक्साइड वगैरह ऐड होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, जब वो बारिश होती है उस बारिश में वो महलूल बनता है जो उसके एसिड रेन बनती है, एसिड बनकर नीचे फसलों पर नुकसान करते हैं। उसके बाद हमारे जो फर्टाइल लैंड है सबसे ज्यादा उस पर नुकसान होता है। हमारे किसानों को बहुत ज्यादा उसका ये नुकसान जो होता है। पोल्यूशन भाई है ना, बारिश के साथ भाई मुर्तजा के मैं वही फसलों को बहुत मैं वही बता रहा हूँ। ये जब रेन होती है ना, एस्टिक रेन, एस्टिक एक लिमिट में ये हो तो भाई इसका कोई नुकसान ही फायदा होता है। जब बारिश ऊपर से आती है ना पानी, जी। तो साथ ये एसिड इस्तेमाल होते हैं और उसको फायदा करते हैं। अगर ये ज्यादा मिकदार में हो जाए तो फिर भाई ये नुकसान करते हैं। लेकिन एक मैं आपको बात बता दूं, तो मतलब कि इसके में इंडिया वालों ने भाई इसका बड़ा बेहतरीन हल निकाल लिया और उस पर उन्होंने काम करना शुरू कर दिया। सबसे पहले जो सबसे ज्यादा जो भाई रुखसार बात कह रहे हैं कि हवाई जो पोल्यूशन होती है ना, उसमें होता है ये जो व्हीकल्स होते हैं ना, इनका जो धुआं निकलता है ये खराब करता है। दूसरी जो फैक्ट्रियों में ये धुआं निकलता है, बड़ी बड़ी टेक्सटाइल मिल या कोई भट्ठे वगैरह लगा, हाँ, उसमें से जो निकलता है उसका ये नुकसान होता है। लेकिन उन्होंने ये एक तो उन्होंने ये कर लिया कि जो व्हीकल्स हैं भाई, उन्होंने इलेक्ट्रिक जो है वो उसको उस पर वो शिफ्ट होना शुरू हो गए, उस पर शिफ्ट होना शुरू हो चुके हैं। तो इससे भाई काफी हद तक जो पोल्यूशन है ना हवाई, वो कवर हो जाएगी। तो बाकी जो इंडस्ट्रियल पोल्यूशन है उसका भी कोई ना कोई हल वो निकालने की कोशिश कर रहे इंजन हैं। एफिशिएंसी ज़्यादा बना रहे हैं ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा जो फ्यूल है उनको ज़्यादा जलाएं और कम से कम जो उनका धुआं जो वेस्ट है वो कम से कम खड़े करें। हमारे यहाँ इधर उसके बाद भी जो वेस्ट निकलता है, अब जो गाड़ियों में वो ऐसा सिस्टम लगाया जा रहा है कि जिससे वो फिल्टर होकर धुआं निकले। हाँ, इधर हमारे अमेरिका में जो जो भट्ठे में ना, भट्ठे होते हैं ना हमारे यहाँ, मैं बात कर रहा हूँ, भट्ठे जो हमारे यहाँ ना, यहाँ पर खान साहब ने बड़ा अच्छा ये काम किया है। उन्होंने कहा कि भाई वो कोई एक प्रोजेक्ट लगाते हैं साथ, जिसकी वजह से जो व्हाइट धुआं है ना वो निकलेगा बाहर जाएगा, दूसरा ब्लैक है ना जो खतरनाक होता है वो नहीं बाहर निकलेगा। तो भाई हमारा हाल ये देख लें कि हर बंदा जो है ना उसको जो ना, हालांकि उसका फायदा भी है, भट्ठे मालिकान को भी फायदा है, लेकिन वो नहीं लगा रहे। कोई एक आधा लगाता है, वो भी चलाते नहीं है, बस उन्होंने दिखा दिया कि भाई हमने ये लगा लिया है। जब कोई पूछने दसने वाला आए तो फिर अच्छा, उसका फायदा भाई भट्ठे मालिकान को भी, उसका जो ईंट है वो बड़ी अच्छी पकती है और आवाम को भी फायदा ये कि पोल्यूशन नहीं होती, वो व्हाइट धुआं जाता है, दूसरा जो है वो अंदर ही रह जाता है। तो ये अच्छा खान साहब ने स्टेप लिया था, लेकिन उसका भाई वो कोई नहीं कर रहे, वो उसको इग्नोर कर रहे हैं। हम खुद ही जो मतलब कि आवाम है हम ही इग्नोर कर रहे हैं। तो भाई जो गवर्नमेंट है वो तो ले आती है सुबह, लेकिन आगे हमारी भी तो कोई जिम्मेदारी होती है, हम भी अपने आप को भी कोई जिम्मेदारी उसकी निभाएं। उस कौम की कभी भी हालत नहीं बदले जो खुद अपनी हालत बदलने की कोशिश जी बिल्कुल ऐसी बात है। तो ये भाई इंडिया जो है भाई उन्होंने अपना टारगेट सेट कर लिया हुआ है। उन्होंने टारगेट 100 साल का सेट कर लिया। जो लोग, जो कौमें, जो मुल्क अपने टारगेट लॉन्ग टर्म सिलेक्ट करते हैं भाई वो एक ना एक दिन कामयाब जरूर होते हैं।
तो भाई हमारे मुल्क को भी चाहिए कि वो भी अपना टारगेट सेट करें। ये ना हो कि भाई इधर से सड़क बन रही है, पीछे से जनाब गैस वाले आ रहे हैं, सड़क को खेड़ रहे हैं, फिर वासा वाले आ रहे हैं, फिर बिजली वाले आ रहे हैं, तो भाई सड़क वाले सड़क बनाकर चले जाते हैं, पीछे से फिर सड़क वही हो जाती है। और कुछ हमारा भी कसूर है आवाम का कि हम भी हिफाजत नहीं करते। ये देख लें कि हमारे गांव में एक मतलब कि सड़क बनी है, उस पर लोगों ने पानी बेहतरीन छोड़ है। दिया और उसको सारा को खेड़ दिया, उसको कोई कहता नहीं, वो कहते भाई आगे से वो बातें करते हैं। तो ये बड़ी यार ठीक चीजें नहीं है। आवाम को भी ये सोचना चाहिए, गवर्नमेंट को भी हर बंदा इसमें कंट्रीब्यूशन करे और लॉन्ग टर्म सोचे, अपना घर समझकर। कम से कम 100 साल का टारगेट सेट करे, जिस तरह इंडिया वाले सेट जिस कर तरह रहे हैं। अपना घर हम साफ रखने की कोशिश करते हैं ना, इसी जी। तरह हम अगर सारे गांव का सोचे, अब सारे मुल्क का सोचे, तो ये ऑटोमेटिकली सारे मसले हल हो 100 जाएंगे। साल बाद भाई ये चीजें जो है वो बेहतर हो जाती हैं। जैसे इंडिया वालों ने किया है, उन्होंने बड़े अच्छे टारगेट सेट किए हुए हैं और उनकी जो उनका टारगेट गोल है कि भाई हमने अमेरिका और चाइना इन सब को पीछे छोड़कर सुपर पावर बनने की कोशिश करनी है। तो ये बड़ी उनके लिए अच्छी बात है। तो यही थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।